नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की यह वीडियो है कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान के तीसरे अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली दो वीडियो में हम वर्चस्व का अर्थ और विभिन्न युद्धों में अमेरिका की भूमिका का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप उन वीडियो को देख सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं वर्चस्व सैनिक शक्ति के रूप में। दोस्तों, जब हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी और पहली वीडियो का अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि हम दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को तीन रूपों में देख सकते हैं: सैनिक ताकत के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में और तीसरा सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। तो आज हम उन विभिन्न अर्थों में अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन करेंगे और इसमें पहला है सैन्य शक्ति के रूप में। दोस्तों, जब हम सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका की ताकत की बात करते हैं तो वर्तमान समय में अमेरिका दुनिया की सबसे अधिक सैन्य क्षमता रखने वाला देश है। अपनी सैन्य शक्ति के कारण अमेरिका आज दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात अपने दुश्मन को अपने कभी न चूकने वाले निशानों से नष्ट कर सकता है और इसे उसकी कोई सैन्य क्षति भी नहीं चुकानी पड़ती है, बल्कि वह अपनी सेना तथा सैनिकों की युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर रखते हुए युद्ध को जीतने की स्थिति में रहता है। दोस्तों, पहली और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि विभिन्न अभियानों के द्वारा अमेरिका ने किस तरह से विदेशी धरती पर जाकर अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया था। फिर चाहे वह ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हो या ऑपरेशन इजराइल फ्रीडम हो, इराक फ्रीडम हो, इन सभी युद्धों में अमेरिका की भूमिका को हम इस रूप में देख सकते हैं कि उसको इन विभिन्न युद्धों में अपने सैनिकों की जान की बहुत कम कुर्बानी देनी पड़ी और साथ ही यह है कि उसने अपने घर में बैठे बैठे ही अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। इससे पता यह चलता है दोस्तों कि अमेरिका सैन्य शक्ति के रूप में वर्तमान समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, सैनिक रूप से अमेरिका ने दुनिया में यह अपना वर्चस्व अनायास ही स्थापित नहीं किया है और ना ही यह बढ़त उसे अपने आप मिल गई है कि वर्तमान समय में वह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश माना जाता है, बल्कि इसके पीछे एक सकारात्मक कारण जिम्मेदार है और वह कारण यह है कि वर्तमान समय में अमेरिका अपनी सेना और सैनिक रिसर्च के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका प्रतिवर्ष अपनी सेना को आधुनिक बनाए रखने के लिए सेना और सैनिक रिसर्च के ऊपर जितना पैसा खर्च करता है, उतना पैसा दुनिया के 12 ताकतवर देश मिलकर भी एक साथ खर्च नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आंकड़ों की बात की जाए तो अमेरिका प्रतिवर्ष अपनी सेना पर 455.9 अरब डॉलर खर्च करता है, जबकि दुनिया के 12 ताकतवर देश मिलकर अपनी सेना के ऊपर जो खर्च करते हैं वह 449.4 अरब डॉलर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका वर्तमान समय में सैनिक मामले में जितना खर्च करता है उतना 12 देश मिलकर भी खर्च नहीं करते हैं। अगर किसी अकेले देश की बात की जाए तो कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता है। दोस्तों, प्रस्तुत चित्र में हम अमेरिका और दुनिया के 12 अन्य देशों के द्वारा अपनी सेना पे ऊपर खर्च किए जाने वाले चित्र को देख सकते हैं। यह चित्र एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 40 पर अंकित किया गया है। इसमें जो नीला वाला रॉकेट हम देख सकते हैं, मिसाइल, वह अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो अलग अलग रंगों से मिसाइल बनाई गई है वह दुनिया के 12 ताकतवर देशों का अध्ययन करती है। इसमें हम देख सकते हैं कि दुनिया के 12 देश मिलकर कितना अपनी अपनी सेना के ऊपर खर्च करते हैं और खुद अमेरिका अकेला अपनी सेना के ऊपर कितना खर्च करता है। एक और अमेरिका जहां 455.9 अरब डॉलर खर्च करता है, वहीं दुनिया के 12 ताकतवर देश मिलकर 449.4 अरब डॉलर खर्च करते हैं।
तो इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका सैनिक ताकत के रूप में क्यों एक ताकतवर देश माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण हम उसकी सैन्य क्षमता बनाए रखने की उसके खर्च के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हम पाते हैं कि साम्राज्यवादी देशों ने, चाहे वह इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या दूसरा कोई साम्राज्यवादी देश हो, उन्होंने अपनी सैनिक ताकत का इस्तेमाल 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया है। इसमें सबसे पहला है जीतना, उसके बाद अवरोध करना, और तीसरा दंड देना, एवं चौथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। और यदि इस दृष्टि से हम अमेरिका की सैन्य क्षमता का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इराक का उदाहरण यह दर्शाता है कि उसकी सैन्य क्षमता विकट है, और अवरोध करने एवं दंड देने की उसकी क्षमता भी अपने आप में स्वतः सिद्ध है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सैनिक शक्ति के रूप में अमेरिका की कमजोरी को देखें तो मात्र अपने अधीनस्थ किए हुए प्रदेशों में वह कानून व्यवस्था बहाल करने में असफल रहा है। इसके अलावा उसने अपनी सैन्य ताकत के बल पर विभिन्न साम्राज्यवादी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, सैनिक क्षमता के रूप में यह था अमेरिकी वर्चस्व, जिसका हमने अपना अभी अध्ययन किया। अब हम बढ़ते हैं अमेरिकी वर्चस्व ढांचागत ताकत या आर्थिक ताकत के रूप में। दोस्तों, यदि आर्थिक ताकत अथवा ढांचागत ताकत के रूप में अमेरिकी वर्चस्व की बात की जाए तो यह सैनिक वर्चस्व की रूप में सैनिक ताकत के रूप में अमेरिकी वर्चस्व से एकदम अलग है। यदि हम आर्थिक ताकत के रूप में अमेरिकी वर्चस्व की या अकेले वर्चस्व की बात करें तो हमेशा एक ऐसे देश की आवश्यकता होती है जो चीजों को अपनी मर्जी के अनुसार स्थापित कर सके और उसको बरकरार रख सके। और जब कोई देश यह चाहता है कि घटनाएं या चीजें उसकी इच्छा के अनुसार बनी रहे, कायम रहे एवं रूप ले, तो इसके लिए उसको कुछ हानि भी उठानी पड़ती है। जबकि कुछ देश जिनका इस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता, जबकि लाभ उसको अपने आप इसके मिल जाते हैं। और इसकी एक झलक हम सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिका की कोशिश के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुओं को जो हम देखते हैं वे वस्तुएं होती हैं जो यदि एक वस्तु को एक व्यक्ति को प्राप्त हो रही हैं तो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उसकी मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जैसे साफ हवा और सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। सार्वजनिक वस्तु का जो सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, वो हम जो समुद्री व्यापार मार्ग है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, उसके रूप में देख सकते हैं। इस समुद्री व्यापार मार्ग का इस्तेमाल व्यापारिक जहाजों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्तमान समय विश्वीकृत दुनिया का समय है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, जिसमें हर देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है और यह मुक्त व्यापार किसी भी तरीके से समुद्री मार्ग के बिना अधूरा है। जब हम वर्चस्व की बात करते हैं तो दबदबे वाला देश समुद्री नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार आवाजाही के नियमों को तय करता है। हालांकि पहले जो यह भूमिका थी वह ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के द्वारा निभाई जाती थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात से अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव ने और ग्रेट ब्रिटेन के घटते हुए प्रभाव ने इस भूमिका को बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जो भूमिका नौसैनिक सेना के रूप में ब्रिटेन के द्वारा निभाई जाती थी, आज वह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा निभाई जाती है। और आज दुनिया में ऐसा कोई भी महासागर नहीं है जहां अमेरिकी उपस्थिति दर्ज ना हो। दोस्तों, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित नियमों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए अमेरिका को न जाने कितना पैसा खर्च करना पड़ता है और इसका उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके हक में सिर्फ यही बात रहती है कि वह एक ताकतवर देश है और नियमों को, कायदे कानूनों को अपनी इच्छाओं के अनुसार रूप देने में सक्षम है। जबकि वे देश जिनका दबदबा स्थापित करने से कोई लेना देना नहीं है, उनको इन मुक्त नियमों का जो लाभ है वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। हमने देखा है कि इस आर्थिक ताकत के रूप में अपने दबदबे को, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और इसीलिए उसको कुछ हानि भी उठानी पड़ती है। लेकिन फिर भी वो इस हानि को इसलिए उठाए रखना चाहता है क्योंकि वह चीजों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप अंजाम देना चाहता है और अपने वर्चस्व को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सार्वजनिक वस्तु का एक दूसरा उदाहरण इंटरनेट के रूप में देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया में www
यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। और इस www या गूगल के माध्यम से हम विचारों का और वस्तुओं का बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह कर सकते हैं, इनसे संबंधित जानकारियों का। और इसके लिए किसी भी मिनट को हमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना कुछ सेकंड्स का काम रह गया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने जो ये दुनिया में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रारंभ में अमेरिका की सैन्य ताकत का एक हिस्सा हुआ करती थी। और ये जो जानकारियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये अपने आप प्रवाहित नहीं हो जाती हैं, बल्कि इनको प्रवाहित करने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। और यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अंतरिक्ष में जितने उपग्रह स्थापित किए गए हैं, सैटेलाइट्स, उनमें से अधिकांश अमेरिका के हैं। अमेरिका उपग्रहों को स्थापित करने में अपने ना जाने कितने धन दौलत को इसलिए खर्च करता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं की और अन्य सामग्रियों की जानकारियों को भेजा जा सके। और इसको न्यूज़पेपर में छापा जाता है ताकि लोग न्यूज़पेपर में उन एडवर्टाइजमेंट को, उन वस्तुओं के एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर उसका इस्तेमाल कर सके। तो यह अमेरिका की पूंजीवादी और आर्थिक सोच का एक नतीजा है कि वह अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करने के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है। दोस्तों, यदि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अपने YouTube वीडियो पर एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसका नाम है कागज खाली कागज इतना सस्ता क्यों होता है और भरा हुआ जो पेज है सस्ता होता है अखबार का, जबकि खाली कागज महंगा होता है। आप उस वीडियो को देखकर बहुत बारीकी से जान सकते हैं कि आखिर कागज के पीछे जो अमेरिकी वर्चस्व है और पूंजीवादी सोच है वह किस प्रकार कार्य कर सकती है या कार्य करती है। दोस्तों, यदि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में अमेरिका का दुनिया के व्यापार में 28% जो भागीदारी है वह नजर आती है। और यदि हम इसमें यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लेते हैं तो अमेरिका की यह भागीदारी घटकर 15% हो जाती है। आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां 3 टॉप कंपनियों में अमेरिकी कंपनी का नाम शामिल ना हो। यह दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो अमेरिका की ब्रेटन वुड प्रणाली थी उसके रूप में कार्य करती है। इस ब्रेटन वुड प्रणाली के बारे में दोस्तों हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक अन्य उदाहरण हम MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मानद उपाधि के रूप में देख सकते हैं। MBA की डिग्री इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा होता है और यह पेशा एक विशेष प्रकार के कौशल या गुण के ऊपर निर्भर करता है और यह कौशल विश्वविद्यालयों में शिक्षा अर्जित करके या अध्ययन करके अर्जित किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, यह बात जानकर हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का पहला जो बिजनेस स्कूल था वो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉर्टन स्कूल नाम से खोला गया था। और उसका उद्देश्य यही था कि उसके माध्यम से अमेरिकी लोगों को यह सिखाया जाना था कि वे किस तरीके से व्यापार करने के गुण को हासिल करके अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका के बाहर MBA का कोई पाठ्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था वह 1950 के दशक में कहीं जाकर शुरू हुआ था, जबकि अमेरिका में यह 1881 में ही आरंभ हो गया था। वास्तव में यह अमेरिका की इस सोच को प्रतिबिंबित करता है कि अमेरिका में बहुत पहले से ही वर्चस्व स्थापित करने के बारे में विचार विमर्श किया जाने लगा था। दोस्तों, हमने पहली वीडियो की शुरुआत में देखा था अफ्रीका में जाबू नाम के एक लड़के को जिसकी इच्छा यह थी कि वह अपनी पारंपरिक कला की पढ़ाई को प्राप्त करना चाहता था और एक म्यूजियम खोलना चाहता था, जबकि उसके पिता यह चाहते थे कि वह MBA की पढ़ाई करके अपने खानदानी बिजनेस को संभाले। तो हम जान सकते हैं इस अध्ययन के आधार पर कि जाबू के पिता क्यों चाहते हैं कि जाबू अपनी पारंपरिक कला की पढ़ाई का अध्ययन न करके वह MBA की पढ़ाई करके अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाले, क्योंकि उनके पिता के दिमाग पर अमेरिका की ढांचागत ताकत या वर्चस्व का आधिपत्य नजर आता है। इसीलिए उसके पिता उसको MBA का अध्ययन कराना चाहते हैं, न कि उसकी पारंपरिक कला के अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेरिकी वर्चस्व को सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में। दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व को हम केवल सैनिक प्रभुत्व एवं आर्थिक ताकत के रूप में ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसको देखने का एक तीसरा नजरिया भी है, और वह है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में वर्चस्व का अर्थ है सीधा सा कि सहमति की संस्कृति स्थापित करना या रजामंदी की संस्कृति को स्थापित करना, और इसका संबंध वर्चस्वशाली देश की बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा किए और बिना रक्त बहाए अपनी इच्छाओं को मनवा लेने से है। सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में अगर हम अमेरिकी वर्चस्व की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ यह भी है दोस्तों कि अमेरिका खुद जिस नजरिए से दुनिया को देखता है, उसके अधीन, उसके वर्चस्व के अधीन रहने वाले लोग भी दुनिया को उसी नजरिए से देखे जिस तरीके से अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है उन लोगों को। और यह अमेरिकी वर्चस्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। न तो सैन्य वर्चस्व इसके आगे ठहरता है और न ही आर्थिक ताकत के रूप में अमेरिका का वर्चस्व इसके सामने ठहरता है, बल्कि यह वर्चस्व का सबसे बड़ा रूप है जिसमें जोर जबरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती, और देखते ही देखते हम अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित होता हुआ देख सकते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी वर्चस्व को किस रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है वह पूरी दुनिया में आधुनिकता की निशानी माना जाता है, और नीली जीन्स पहनना पूरी दुनिया में आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, एशिया और अफ्रीका के देशों में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बाजार ऐसे लगते हैं जहां यूरोपीय देशों में इस्तेमाल की गई जीन्स को नया जैसा करके दोबारा से बेचा जाता है कम कीमतों पर, और इन इस्तेमाल की गई जीन्स को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। यह अपने आप में अमेरिकी वर्चस्व की कहानी को बयान करता है, क्योंकि गरीब देश के गरीब लोग जो खुद ज्यादा पैसा कमाकर नई जीन्स खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं, वे चोरी छिपे जाकर चोरी के बाजारों में इस तरीके के कपड़ों को खरीदते हैं, क्योंकि वो इस मानसिकता से ग्रसित है कि वर्तमान समय में नीली जीन्स पहनना आधुनिक होने की निशानी है, नए आजाद होने की निशानी है। और यह आधुनिक और आजाद होने की जो समझ है वह अमेरिका के द्वारा गढ़ी गई है। इस बात से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि वो जीन्स को क्यों पहनना चाहते हैं या क्यों नहीं पहनना चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए कम कीमत पर इन जीन्स को खरीदकर पहनना चाहते हैं क्योंकि वे आधुनिक दिखना चाहते हैं। और आधुनिक दिखने के ये जो पैमाने हैं यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गढ़े गए हैं, जो उसके सांस्कृतिक वर्चस्व की ताकत की कहानी को बयान करते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संभव नहीं था कि वह सैनिक ताकत के रूप में और आर्थिक ताकत के रूप में सोवियत संघ को किसी प्रकार की चुनौती दे पाता, लेकिन तीसरे क्षेत्र में यानी कि सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में अमेरिका ने सोवियत संघ को न केवल चुनौती दी बल्कि उसकी विचारधारा को पूरी तरीके से धूमिल भी कर दिया। क्योंकि सोवियत संघ में हम अमेरिका की नीली जींस की जो दीवानी थी उसको इस कदर देख सकते हैं कि उसने दो पीढ़ियों के बीच वैचारिक वैमनस्यता को यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे दिया। इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि आंद्रेई जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, जिसके पेरेंट्स आंद्रेई के माता पिता और आंद्रेई के बीच नीली जीन्स पहनने के लिए क्यों बहस होती है, क्योंकि आंद्रेई मानता है कि नीली जीन्स दरअसल उसे आजादी का अनुभव कराती है। इस कहानी का अध्ययन हमने पहली वीडियो की शुरुआत में दोस्तों किया था। तो दोस्तों, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित यह थी हमारी तीसरी वीडियो, जिसमें हमने 3 रूपों में अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।